कुछ बच्चे जो हैं बहुत आवर्स तक पढ़ाई कर, जैसे कि 4 4 5 5 आवर्स तक स्टडीज करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, उसके बावजूद उनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो आपके हिसाब से उनके क्या कंसर्न्स, क्या इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से इतना हार्डवर्क करने के बाद भी रिजल्ट उनको आ नहीं रहा है, या फिर स्कोर उनके इम्प्रूव नहीं होते हैं? तो आपका व्यू पॉइंट इसके ऊपर क्या हो सकता है, मतलब क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? डेफिनेटली सर, स्टूडेंट्स हार्ड करते हैं, बट हम्म। हार्ड वर्क इज, उसका भी कुछ डेफिनेशंस होते हैं। हम्म। हार्ड वर्क, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, इट इज नॉट अबाउट टाइम स्पैन, हम्म। हाउ मच टाइम स्पैन यू आर स्पेंडिंग फॉर योर स्टडी। करेक्ट। एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको कितना हो रहा है, या हम्म। फिर आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसे हम्म। आपने समझ के लिया है क्या, हाँ। वेदर आपका एग्जाम वो डिमांड कर रहा है क्या। ओके। उस हिसाब से जब तक आप नहीं, आपका प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं करते हो, हम्म। हार्डवर्क, इन माय ओपिनियन, हार्डवर्क इज नथिंग बट स्मार्ट वर्क इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके एग्जाम का डिमांड क्या है, उस हम्म। हिसाब से जब तक बच्चे प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के अपना एफर्ट्स नहीं डालते, तो वो एफर्ट्स सर कम टाइम के लिए भी होगा ना, बट राइट इट शुड डायरेक्शन बी में। विथ प्रॉपर डायरेक्शन। यस, सो हम्म। मेजरली प्रॉपर डायरेक्शन, राइट। प्रॉपर मेंटरिंग, हम्म। और फिर उन्हें उसके लिए कैसे करना चाहिए स्ट्रेटेजी, सो काइंड ऑफ देन दैट एग्जाम हार्ड वर्क ओरिएंटेड। विल, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑल एग्जाम्स expectations are different. थियोरेटिकल एग्जाम्स है, एमसीक्यू एग्जाम्स है, कंसेप्चुअल बेस्ड एग्जाम है, सो डिपेंड्स नो सर। इन फ्यू एग्जाम्स जो थेरोटिकल रहेंगे उन्हें आपको डायग्राम वगैरह उससे एक्सप्लेन करके बताना होगा। राइट। अगर एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम्स है तो वहाँ पे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट होता है। करेक्ट करेक्ट। सो अच्छा, तो अभी जब बच्चे, रिविजन। हाँ, अभी बच्चे जब बहुत सारा इतना पढ़ाई देखते हैं तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि दे गेट स्ट्रेस, मतलब उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। अच्छा, इतना ज्यादा कंटेंट पढ़ना है मुझे, मैं इतना सही कैसे कर हम्म। पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम तक पढ़ते ही नहीं है, और एग्जाम के समय पे फिर बड़ा सा बुक देख के डरना चालू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को, मतलब हम्म। ऐसा वो बेसिकली क्या हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको किस तरीके का अप्रोच रखना जरूरी है, ताकि ये स्ट्रेस जो एग्जाम के समय पे उनको आता है वो नहीं आना चाहिए? हम्म। उसके लिए क्या अप्रोच उन्होंने लेना चाहिए? बेसिकली सर, स्ट्रेस मतलब आपको फियर आ रहा है कोई चीज का, बराबर। राइट। तो वो फियर आउटकम करने के लिए आपको वो चीजों का, अगर यूज टू होते हो, इट मीन्स प्रैक्टिस, आपका जो सिलेबस है उसका आपको पूरा ओवरव्यू होना जरूरी है। राइट। ठीक है, और आप वो सिलेबस को छोटे छोटे सेक्शंस में कवर करते जाते हो, और कवर करते करते आप उसके कॉन्सेप्ट जैसे समझना शुरू करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उस सिलेबस का आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है। और उसमें आपको समझ के लेना है कि विच आर इंटरेस्ट टॉपिक्स, मतलब सी बातें मुझे समझ आ रही है इजीली, और कौन सी बातें में, या फिर कोई टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उस हिसाब से आपको सेग्रीगेट करके, जहाँ आपको हेल्प या मेंटरिंग की जरूरत है, उसके लिए आप वो टॉपिक्स अलग रख सकते हो। एंड जो टॉपिक्स आपको कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, यू कैन प्रिपेयर दोज टॉपिक्स वेल, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज योर कॉन्फिडेंस, एंड स्ट्रेस फिर कम हो ही जाएगा ना, व्हेन राइट यू राइट, विल ऑफ गेट कोर्स, हाँ। फेमिलियर विद। जब उनको पता चल जाएगा कि मुझे तो थोड़ा थोड़ा चीजें ही करना है, एक दिन में थोड़ा कर लिया, दूसरे दिन में बराबर। टारगेट सेट करके यस। थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना चालू करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट उनका स्ट्रेस कम होना चालू हो यस। जाएगा। वैसे उनको एक साथ में बहुत बड़ा पहाड़ देखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत स्टडी एक, करके। नहीं नहीं, यस यस। एक्चुअली उनको ना स्टार्ट कर चाहिए सिंस बिगनिंग। ऐसे नहीं कि अभी एक का टाइम टेबल आ गया एंड नाउ दे आर स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बिगनिंग दे से शुड करना जरूरी स्टार्ट है। सिंस बिगनिंग, जैसे करेक्ट। आपको क्लास का शुरू हो गया है, आपको आपके सिलेबस का ओवरव्यू लेना है, एंड उस हिसाब से आपको स्टार्ट करना प्लानिंग जरूरी। करना करेक्ट चाहिए। करेक्ट। यस। इसमें मोबाइल, बहुत सारे बच्चों का मोबाइल एडिक्शन जो इश्यूज होते हैं, तो इसमें इसका कुछ रोल है क्या जिसकी वजह से बच्चों का स्कोर अफेक्ट कर रहा है या स्ट्रेस आ रहा है? मोबाइल जो वो लोग यूज करते हैं अभी, उस तरीके का कुछ ट्रेंड है क्या? मतलब आपके हिसाब से क्या, पहले तो बहुत सारा लोगों को प्रॉब्लम हो रहे थे, हमने देखे थे, हमारे पास भी बहुत सारा इंक्वायरीज आते थे जिसमें वो पेरेंट कंप्लेंट करते थे कि नहीं वो दिन भर वो मोबाइल लेके बैठता है, पता नहीं क्या करते रहता है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा। तो आपने भी ऐसा कुछ ऑब्जर्व करा हुआ है क्या? यस सर, डेफिनेटली। हम्म। देखा जाए तो मोबाइल इट्स इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, बिकॉज मोबाइल इज अ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, ठीक है। वो डिवाइस को आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, राइट। उससे आपके स्टडीज अफेक्ट होते हैं।
अगर आप सोशल मीडिया रील्स देखने के लिए, स्क्रोलिंग पर्पस, आपके एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें तो ऑफ कोर्स मोबाइल इज अ प्रॉब्लम। बट वही मोबाइल अगर कोई बच्चा अपना क्या बोल सकते हैं, एआई यूज करके प्रोजेक्ट कैसे बना सकता हूँ, पढ़ाई हाउ कैन आई रिलेटेड। इम्प्रूव माई प्रोजेक्ट, हम्म। ठीक है, पढ़ाई रिलेटेड जब आप यूज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मोबाइल आपको बेनिफिशियल ही है। राइट। ठीक है सर। डिस्ट्रैक्शन जैसी और चीजें नहीं दूसरी करनी बात, चाहिए। यस मैम। डिस्ट्रैक्शन जैसे चीजें नहीं होनी चाहिए व्हेन यू आर डूइंग योर आई मीन स्टडी। use your mobile phone or your internet or your AI tools for your betterment study, for understanding more। तब वो मोबाइल आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। हम ही स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी करते हैं कि इफ यू वांट टू सी थ्री डायमेंशनल ग्राम, आपको इस समझ में आ रहा है टू डायमेंशनल में, थ्री डायमेंशन में देखो, आप एनिमेशन फॉर्म वाला कोई और देख लो और समझ में आएगा। ओके सो ओके ओके। ऑफ कोर्स मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, आप किस चीज के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, करेक्ट। दैट इज द थिंग। ये आपने करेक्ट तरीके से बताया मैम। अदरवाइज लोगों को मतलब एक माइंड में बैठा हुआ है कि नहीं मोबाइल यूज करेंगे तो वो बिगड़ ही जाएंगे। तो मतलब अभी नहीं नहीं, समय के साथ में तो सभी लोग यूज करते हैं, तो उसका राइट डायरेक्शन में यूज करना ही जरूरी है। तो एग्जैक्टली। यस मैम। अभी मुझे आपके बारे में थोड़ा बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपके बैकग्राउंड के बारे में, और आपको टीचिंग में क्यों इंटरेस्ट है, आपने टीचिंग में ही आपका फील्ड क्यों चूज करा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या शॉर्ट में मैम? Yes, yes, sure, sir. I would like to introduce myself, Dr. Amita Chandelive. यस I am into academician field as a assistant professor for 16 years now. My मैम। qualifications are I did BSc from Vadzi Kelkar College, Mulund. Then I did my masters from Ramnaran Royal College, Matunga, Mumbai. ओके, Then टॉप I के did my कॉलेज। PhD. Yes, yes, sir. Then PhD from Mumbai University, and then I have qualified CIR NET examination ओके for ग्रेट। assistant professorship, and also I am author of academic books. I have two patents for my research work from Government of India, ओके and sir, I am teaching for UG students, also for PG students in degree colleges. ओके। Also, I am into tutoring. I'm in tutor as a tutor more than 16 years again. सो बेसिकली तो सब्जेक्ट में जितना जितना ज्यादा पढ़ाई किया तो सब्जेक्ट से रिलेटेड और अंडरस्टैंडिंग बढ़ते गया, उसके प्रति प्यार आ गया, और फिर धीरे धीरे चीजें अपने आप इंटरेस्टिंग लगने लगी। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट को ज्यादा डीपली पढ़ते हो तो वो अच्छा लगने लगता है। हाँ। सो ऐसे ऐसे करते एकेडमिकली इम्प्रूव होते गए। देन ऐसे होता था कि जो मेरे जूनियर्स है या कोई मेरे बैचमेट्स है, उन्हें कोई कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट आया तो रहता है ना सर, लास्ट मिनट प्रिपरेशन, एग्जाम हॉल के बाहर हम बात कर रहे हैं, अरे ये करेक्ट। हुआ वो टॉपिक हाँ हुआ। हाँ। तो मुझे ऐसे होता था ना सर कि कोई भी टॉपिक को मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी बहुत सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश करती थी। तो मेरे फ्रेंड्स का या जूनियर्स का ऐसे कहना था कि अरे ये तो इतने टाइम से पढ़ाई किया तो नहीं समझ में आया, अभी लास्ट मिनट में हाँ। समझ में आ गया। तो उससे थोड़ा लगा कि इफ वी कैन गाइड और एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थोड़ा इज सिंपलर सिंपल। फॉर्म में, तो सामने वाले का भी इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, और वो समझ, मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। चलो मतलब कुछ तो है कि हम समझा पा रहे हैं सामने वाले को। मीन्स टीचिंग स्किल्स और डेवलप हुआ है। हाँ। हाँ, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करने का जो बेहतरा यूज किया, या जो फ्रेंड्स ने बाद में मतलब उन्होंने ज्यादा ये किया कि यू शुड ट्राई, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो और सिंप्लीफाई इसमें जो करते हो ना, उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है। तो उससे थोड़ा सर लगा कि आई शुड ट्राई माई हैंड इन टीचिंग टीचिंग। फील्ड। नहीं, वो आपने बहुत ही अच्छा ये सिलेक्ट करा, बिकॉज आपके भी फीडबैक हमारे बच्चों ने भी दिए हुए, तो उसके हिसाब से तो देखा जाए तो काफी एक्सीलेंट लेवल पर आप पढ़ाते हैं। जिस तरीके से कराते हैं ओके। वो उतना सिंप्लीफाई, मतलब याद रह जाता है उनको। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, वो हाँ, लाइफ टाइम तक याद रह जाएगा उस तरीके का मत पढ़ाना है। यस सर, जब हम उन्हें सिंपल एग्जांपल्स देख के एक्सप्लेन करते हैं ना कोई भी चीज को, जो वो डे जैसे। टू डे लाइफ में देखा देखा हुआ एग्जांपल के साथ। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी सर। यस अब मैम। फंगाई जो टॉपिक है, फंगाई मीन्स पैरासाइट, जो जिसमें कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स है जैसे कि माइसेलियम, हाइफी, तो बच्चे नहीं समझ पाते कि ये क्या है इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। तो मैं सिंपली उनको हमेशा बताती हूँ कि आप नूडल्स खाते हो,
हर कोई खाता है। हाँ तो जब आपका नूडल का पैकेट मतलब कच्चा नूडल रहता है, अनकुक्ड रहता है, तो वो कैसे ग्रुप फॉर्म में रहते हैं। तो हाँ ग्रुप हाँ, फॉर्म वाला फंगस मतलब माइसेलियम। एंड अच्छा। वंस यू आर कुकिंग इट और वो सब सेपरेट हो जाते हैं, और वो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड मतलब आपका हाइफी। तो वो ओके। उनको याद रह जाता है। मतलब वो मैगी हाँ। खाते में हमेशा बोलते हो कि आप नूडल्स खाओगे ना तो आप उनको याद अच्छे से आता आपको है, फंगस। हाँ। यस यस। फिर सीधा वाला मतलब स्ट्रेट वाला मतलब वर्टिकल हाइफी। आड़ा हुआ मतलब गिरा हुआ है मतलब हॉरिजॉन्टल हाइफी। तो दे हाँ, कैन रिलेट। तो ऐसे right. सिंपल एग्जांपल्स देते हैं ना तो याद रह जाता। आई हाँ, एम नहीं नहीं, श्योर बहुत मेरे जैसे स्टूडेंट जब भी नूडल खाते रहेंगे ना तो उनको याद उन्हें आता होगा। पक्का फंगाई का याद आता। यस यस। राइट राइट राइट, यस मैम। तो अभी नेक्स्ट जो था, जब हम अब जैसे बता रहे थे कि बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई बच्चे रहते हैं क्या, उनको कुछ पर्सनल कंप्लेंट्स होते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड, कि नहीं हमें ये इस तरीके का दिक्कत आ रहा है, तो ऐसे कुछ बच्चे कोई कंप्लेंट करते हैं, उनका जनरल कंप्लेंट्स क्या होता है बच्चों का, किसी भी टीचर के बारे में या पढ़ाई को लेकर, जनरल कंप्लेंट्स और बेसिकली कि उनको उन्हें मतलब थोड़ा समझ नहीं आ कॉन्फिडेंस। रहा, हाँ हाँ, मतलब हाँ, उस तरीके से। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस जब लो रहता है ना सर, और हम्म फिर उन्हें उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हर जॉब पे क्या बोल सकते हैं, सब सब उन्हें लगता है कि हमें ही पॉइंट आउट किया जा रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा है। और जब अच्छा। उन्हें बार बार बोला जाता है कि अरे तू वीक है, तू नहीं पढ़ रहा है, तो ये हम्म। लोग बच्चों का रहता है कि उन्हें उनके वीक एरियाज बताने के लिए भी आप थोड़ा उतना कंफर्टेबल उन्हें करवाओ कि वो आपके साथ शेयर करे कि उन्हें एग्जैक्टली exactly क्या समझ में नहीं आ रहा है। हम ओके। हर मतलब जो बड़े क्लास मतलब मैं 1-to-1 कोचिंग भी कर रही हूँ, और हम्म। बड़े क्लासरूम में कोचिंग भी मतलब टीचिंग भी करती हूँ। यस मैम। तो बड़े क्लासरूम में आपको नहीं समझ में आता कि एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, हम्म। बट 1-to-1 कोचिंग में हम उन्हें अगर कंफर्टेबल अच्छे से फील करवाते हैं तो बच्चे बताते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली exactly क्या समझ में नहीं आ रहा है, एंड कहाँ पे फिर हमें फोकस देना चाहिए। और उस हिसाब से अगर उनका वंस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर ना सर, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। एंड फिर वो बराबर से सब चीजें हैंडल कर पाते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा आपको मिल जाए जिसको आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बोल रहा है कि बायोलॉजी जो है या फिर आपका सब्जेक्ट जो हम्म। है ये मेरे लिए बहुत ही ड्राई है, और मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता, अगर ऐसा कोई अगर आपको बोले, तो आप वैसे बच्चों को किस तरीके से टैकल करेंगे या कैसे उसको हैंडल करेंगे, मतलब क्या राय देंगे कि उसको इंटरेस्ट आना चालू हो जाए आपके सब्जेक्ट में, मतलब क्या अप्रोच होगा हाँ, बेसिकली। पहली बात तो सर उसे क्यों नहीं समझ, देखो कोई भी चीज ना इंटरेस्ट नहीं आ रही है मतलब क्या कि आपको उसका कोर क्या है उस सब्जेक्ट का वो नहीं समझ में आ रहा है। राइट। ठीक है। तो कुछ बच्चों का साइंस में बेसिकली ऐसा हो जाता है कि वो जो टर्मिनोलॉजी रहते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया माइसेलियम हाइफी। बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। राइट। या हर कोई इसके पीछे लॉजी, बायोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब लॉजी। तो उन्हें जब हम बताते हैं कि हर ये शब्द जो है दिस इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, इसीलिए वो हमारे लिए न्यू है। राइट। मीन्स माय पॉइंट इज, अगर उसके पीछे का उन्हें लॉजिक समझा हम्म। तो उन्हें चीजें समझ में आना शुरू होता है। एंड वंस उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं, पता चल जाता है लॉजी मतलब टू स्टडी। तो हर 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 जगह पे सर रहता है ना इकोलॉजी, मतलब वो करेक्ट। समझ गए कि लॉ मतलब टू स्टडी, क्या स्टडी करना है, तो इको मीनिंग सराउंडिंग, सराउंडिंग का स्टडी करना है। तो जैसे जैसे हम उन्हें कॉम्प्लेक्स चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में समझाते हैं, उन्हें समझ में आ गया तो पता चलता है कि चलो अभी बच्चे को समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट का कोर क्या है। राइट। और फिर देखना पड़ेगा कि अगर उन्हें डायग्राम्स में प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी ड्राइंग अच्छी है या नहीं है, जो तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली डायग्राम्स उसी के नहीं ऊपर, जम हाँ। रहे। यस यस, तो फ्लो चार्ट बनाओ। मतलब उन्हें अगर हम ऑप्शंस देंगे कि ये ऐसा टॉपिक है कि आप उसे इस वे में नहीं जम रहा है तो इस वे में करो, तो एटलीस्ट सब्जेक्ट मेरा नहीं पसंद आ रहा है बट मेरा माय ड्यूटी इज कि बच्चे ने अच्छा करना चाहिए स्कोर, देन करेक्ट आई करेक्ट। ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उनके हाँ, हिसाब से कैसे जाएंगे, और उनका स्कोर अच्छा कैसे बनेगा उसके लिए कुछ अलग 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 सोल्यूशंस देने का देख कोशिश के करते हैं उनसे हम लोग। प्रैक्टिस करवाना। यस, उनका प्रैक्टिस करेक्ट करवाना। करेक्ट करेक्ट। अभी कुछ बच्चे हैं ना, हमें और एक कंप्लेंट करते हैं कि हमने पढ़ाई किया और कुछ दिनों के बाद हम लोगों को याद नहीं रहा, तो ये मतलब क्या रीजंस होते हैं और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि उनको याद नहीं रहता, वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, एग्जाम में भूल जाता है। हम्म
अब याद नहीं रहता मतलब ये तो बहुत कॉमन है, हम्म, ह्यूमन ब्रेन तो याद नहीं रख पाता। हाँ। तो मेरा तो सर ऐसा है ना कि इस मामले में मैं कुछ बच्चों को ट्रिक्स बताती हूँ। हम्म, जैसे कि नंबरिंग फॉर्म में याद रखो, 1 2 3 4, या हाँ। कोई कार्टून फॉर्मेट, मतलब पिक्चर, हमारा जो ब्रेन का है ना, पिक्चर मेमोरी अच्छा रहता है। एंड हम्म, आवर ब्रेन ना एब्जॉर्ब्स नॉनसेंस थिंग्स वेरी इजीली। देखो कार्टून में, टॉम एंड जेरी में वो इतना इलास्टिसिटी दिखाते हैं जो बहुत यूजलेस है, हमें पता है ऐसे नहीं हो सकता। हाँ। बट तो हमें हमारी कॉम्प्लेक्स चीजों को भी सिंप्लीफाई फनी वर्जन में याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स बताने का बच्चों को, कि अगर ये केमिकल फॉर्मूला है देन हाउ यू कैन रिमेम्बर इट, हम्म, मेमोराइज इट। और हम्म, ऐसी चीजों, ऐसा अगर हम करवाते हैं ना बच्चों से, तो हम्म, वो याद रह जाता है। सो देर आर हम्म, सम मेमोरी ट्रिक्स जो मैंने खुद वो मेमोरी क्लासेस वगैरह करके ट्रिक्स सीखे हैं, अच्छा जो अच्छा मैं अच्छा। बच्चों के साथ ऑफ कोर्स यूज करती हूँ। हम्म, सो दे रिमेम्बर्स द थिंग। तो मेरे बच्चे तो जनरली याद नहीं रहता ये नहीं बोलते सर, नहीं क्योंकि ना। उन्हें याद कैसे रखवाना है वो वो आप ट्रिक्स मेरे बराबर पास करा है। के लेते हैं, राइट राइट। इसमें यस और यस एक सर। पेरेंट का भी एक रोल बीच में आ जाता है कि आपके हिसाब से पेरेंट ऐसा क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का स्कोर कम हो सकता है या फिर वो डीमोटिवेट होते हैं किसी सब्जेक्ट से पढ़ते हैं। तो आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व करा है कि कभी कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ये चीज में होने की वजह से बच्चों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर बच्चा कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ टॉपिक हो यस सकता है कि यस सर, देखो, पेरेंट्स है उनका, अगर प्राइवेट ट्यूशंस की बात करूँ तो हम्म, कोई पेरेंट ने प्राइवेट ट्यूशंस अगर लगवाया है अपने बच्चों के लिए, तो ऑफ कोर्स उनका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहता है फ्रॉम ट्यूटर एज करेक्ट। वेल एज फ्रॉम स्टूडेंट। यस तो मैम। वो एक हो जाता है कि प्रेशर करते हैं समटाइम्स, कि देख अभी हमने तुम्हारे लिए इतना एक मतलब ट्यूटर हाँ। भी लिए ये अपॉइंट कर दिया है, अब तुझे अब क्यों नहीं समझ में आ रहा है। सो वो जो प्रेशर करना है। दूसरी बात, कंपैरिजन आ जाता है। हाँ, एक जो भी कंपैरिजन कोई का पॉइंट दूसरा, राइट है। यस यस, कंपैरिजन पॉइंट आ जाता है, उसकी वजह से बच्चों को डिमोटिवेटेड लग सकता है। देन हायर एक्सपेक्टेशंस कि अभी ये सब भी करवा दिया फिर भी क्यों नहीं तुम्हारा, अरे थोड़ा टाइम दो बच्चे को। ठीक है, उसने आपने उसे ट्यूटर दिया है, वो ट्यूटर के साथ उसका एक्चुअली कितना बराबर बना है, लेकिन थोड़ा टाइम दो। बच्चा एफर्ट्स डाल रहा है नहीं डाल रहा है वो देखो, एंड प्लीज अप्रिशिएट एफर्ट्स। अगर यस। थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको, तो वो तो इम्प्रूवमेंट को भी अप्रिशिएट करो। डोंट जस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट मार्क्स कंप्लेन। एंड रिजल्ट्स एंड, सो इन माय ओपिनियन थोड़ा टाइम दो, बच्चे का इम्प्रूव देखो। वो ट्यूटर को भी टाइम दो, क्योंकि ये मैजिक नहीं है कि आपने कोई चीज लाके दिया तो हो गया। सो पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। आप अपने जमाने में बहुत होशियार थे डजेंट मीन आपका बच्चा बहुत होशियार होगा, मतलब सबके इंटरेस्ट अलग है, करेक्ट, सबका इंटरेस्ट है, हाँ। अंडरस्टैंडिंग ग्रास्पिंग डिफरेंट है। यस, तो तो आपको एक एनवायरनमेंट भी हेल्दी रखो, आप बच्चे के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा रखो। ऐसे नहीं कि पेरेंट्स हो स्ट्रिक्ट हो, हम ये सब सुनेंगे ही नहीं तेरे कंप्लेंट्स। मतलब अगर बच्चे को लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स समझ नहीं पाएंगे, तो सर डिफिकल्ट होता है। एंड फॉर दैट मैटर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरा यस। पर्सनल एग्जांपल। यस मैम। हमारा ही ट्यूशन का स्टूडेंट था। हाँ। वो स्टूडेंट के पेरेंट्स दोनों भी बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, एंड बोथ वर साइंटिस्ट सर। मदर भी साइंटिस्ट थी, फादर भी साइंटिस्ट थे, दोनों इंजीनियर्स थे, दोनों मेरिटोरियस थे, गोल्ड मेडलिस्ट। आप समझ सकते हो कि अगर दोनों भी साइंटिस्ट है, बट वो करेक्ट बच्चे के कंडीशन। लिए आई वॉज द पर्सनल ट्यूटर। आपने ही सर मुझे वहां पर हाँ रिकमेंड किया था। हाँ, याद है तो वो मुझे, हाँ। बच्चे का था कि या स्टूडेंट वाज गुड, बट उसका प्रॉब्लम था कि उसकी मॉम का बहुत बारीक बारीक चीजों में ध्यान होता था, यही टॉपिक क्यों पढ़ा, वो नहीं ये नहीं। तो उनका कहना था कि मैम ये हमसे तो नहीं सुन रही है, हाँ। आप ही करवाओ। तो जब बच्चे के साथ मेरा ट्यूनिंग हो गया, शी स्कोर्ड वेरी वेल, आपको पता है यस यस रिजल्ट, शी मैम। स्कोर्ड वेरी, एंड अच्छे से हो गया सबसे। तो समटाइम्स ना it's बहुत मतलब प्रेशराइज मत करो आप, और आपके जैसा उन्हें वो लेवल का ही एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आप गोल्ड मेडलिस्ट हो डजेंट मीन आपका बच्ची उसी लेवल का होगा, उसका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है ना सर। करेक्ट करेक्ट, यस, तो उसका इंटरेस्ट कैसा ये एक स्पोर्ट्स में हो एग्जांपल देना सकता चाह है, रही थी सिंग। कि यस पेरेंट्स मैम। पढ़े। यस यस, मतलब किसी भी किसी चीज को में हो लगता है कि सकता है। पेरेंट्स क्वालिफाइड है तो उन्हें क्या जरूरत है ट्यूशंस की, बट करेक्ट पेरेंट्स करेक्ट। का नहीं सुनते बच्चे।
हाँ नहीं नहीं, बराबर, वो बात तो सही। पेरेंट के साथ में मतलब वो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंसियरिटी या फिर वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता जो किसी बाहर के टीचर के साथ में आ जाएगा। वो पेरेंट के साथ में ये मोस्टली नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका मॉन बचपन से या फिर जब से उनके साथ में रह रहे उस समय से उनका अप्रोच उनके बारे में अलग होता है। पैम्परिंग करना हो या फिर किसी भी चीज से, तो उसी वजह से बाहर का कोई बंदा रहता है तो जल्दी स्टूडेंट लोग सुनना चालू एक कर देते हैं। प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है। राइट राइट राइट। यस। कि जैसे कि आपने बताया कि आपका सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज बायोलॉजी और उससे रिलेटेड है, तो आपको जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स में स्पेशली बच्चों को क्या चैलेंजेस ज्यादा करके आते हैं? मतलब जैसे कि हमारे बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, इट इज रिलेटेड डायग्राम हो गया, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पॉइंटर्स हो गया, जो कुछ भी, मतलब तो आपके हिसाब से आपके सब्जेक्ट में बच्चों को ज्यादा चैलेंजेस कौन से पार्ट में आते हैं? और सर लाइफ साइंस और बायोलॉजी में ना, हाँ। जब ऑर्गेनिजम्स और उनके इंटरनल और चीज़ों के बारे में, आई मीन एनाटॉमिकल फीचर्स, ओके। ठीक है, तो एनाटॉमिकल फीचर्स हम उन्हें थेरोटिकली नहीं समझा पाएंगे। सपोज हार्ट, वेरी सिंपल एग्जांपल। हार्ट है, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व भी है। तो फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर, ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर दैट, कि उन्हें हम वीडियो के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आजकल तो काफी एनिमेटेड वीडियो जो सिंप्लीफाई राइट। वे में, यस। कि कोई एक अवेलेबल है। छोटू सा या एंटिटी जो इनसाइड अ बॉडी गया है, एंड दैट इज शोइंग यू ऑल द ऑर्गन्स फ्रॉम इनसाइड, तो वो बच्चों को समझने में इजी हो जाता है। तो एनाटॉमिकल फीचर्स में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आ सकता है। एंड और कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर, सपोज मुझे बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ बात कर रही हूँ, तो बायोडाइवर्सिटी हम थेरोटिकली कैसे बता सकते हैं? तो उन्हें लाइव एग्जांपल्स देके या कोई वीडियो में दिखा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लोकेशन में देखो, ऐसा ऐसा हैबिटेट है। वही आप अगर टुंड्रा जैसे जगह का बताओगे तो दे कैन रिलेट एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि बायोडाइवर्सिटी मतलब इतना डाइवर्सिटी है। डाइवर्स पार्ट हम थेरोटिकली नहीं बता सकते, मतलब ओरली बता के बच्चे नहीं समझ पाते। सो इन आवर लाइफ साइंस और बायोलॉजी में प्रैक्टिकली चीजें दिखाना, बताना, और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्हें जब अंडरस्टैंड करवाते हैं चीजों को, देन बच्चों का ऑफ कोर्स मतलब लॉजिक समझ में इजी आ हो रहा है जाता कि अरे हाँ, है। यस, फिर उन्हें समझ में आ जाता है टॉपिक्स। या और तो इवन डायग्राम हम्म, में हम्म, इवन सर कैसे है ना, बुक्स में डायग्राम जो है हम्म, उसका प्रपोर्शन एंड एक्चुअल में, अभी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज अ माइक्रोस्कोपिक, आपको नेकेड आइज से दिखते नहीं है वो चीजें, लेकिन आपको डायग्राम में वो साइज का डिटेल दिख रहा में है। दिखाया, हाँ डिटेल में तो दिखाया तो होता है। बच्चों को लगता है अरे बैक्टीरिया इतना साइज का होता है क्या? तो उन्हें हाँ। वो अंडरस्टैंड करवाना कि प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर बैक्टीरिया आपका छोटू सा बाल का छोटा सा सेक्शन लिया ना, तो उसके अंदर भी मिलियंस बिलियंस रहेंगे जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं। तो right, इस वे में हम उन्हें समझाते हैं ना, देन हम्म, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके। अगर किसी बच्चे को आपका सब्जेक्ट लास्ट 3 मंथ्स में पढ़ना है, उसने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करा और लास्ट 3 मंथ्स में उसको प्रिपेयर करना है, तो आप क्या टिप्स दे सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में किस तरीके से प्रिपेयर करें? एग्जाम है अभी उसका लास्ट थ्री थ्री मंथ्स में। मंथ्स ओके, इट इज काइंड ऑफ लास्ट, वो क्या बोल सकते हैं नाउ, क्रैश डू कोर्स। और डाई हाँ सिचुएशन, क्रैश हाँ। कोर्स। ठीक है, तो पहले तो टॉपिक का ओवरव्यू लो। मतलब सपोज आपके 15 टॉपिक्स है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, यस 15 टॉपिक्स मैम। है, उसमें से आप शॉर्टलिस्ट करो भाई। इतने साल, एटलीस्ट 70% तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। और अगर आपको 70% करने हैं टॉपिक्स, तो वो आपको दिलो जान से करने हैं। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो वो सेग्रीगेशन इज इम्पोर्टेंट। राइट। अनदर थिंग इज मार्किंग स्कीम या फिर वेटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स, कि अगर ज्यादा वेटेज वाला ये टॉपिक कर सकते हैं तो उसे प्रेफरेंस दो। इंस्टेड ऑफ 3 टॉपिक्स को, अगर सपोज 3 3 3 मार्क्स है, 9 मार्क्स मिलेंगे, और वही कोई बड़ा टॉपिक है उसको 6 मार्क्स है, तो आप वो 6 मार्क्स वाले को प्रेफरेंस दोगे या 3 मार्क्स वाले टॉपिक को प्रेफरेंस दोगे? तो उस हिसाब से ना थोड़ा आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि वेटेज के हिसाब से विच थिंग्स वी हैव टू कवर एंड विच थिंग्स वी कैन अफोर्ड टू लूज। राइट। उसमें समझ में आ रहा है सर? और ये यस मैम। उसमें बच्चों को ना ये सब, हाँ सर, बोलिए इसमें बोलिए। ऐसा भी कुछ है क्या, मतलब कि कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक आसानी से समझ में आ जाते हैं, या फिर कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है लेकिन उनका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, मतलब तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या
ये ऐसा कुछ नहीं होता हाँ है, सर। वेटेज के हिसाब से सिर्फ करना जरूरी है? बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा, 1-to-1 टीचिंग में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें एग्जैक्टली exactly वो स्टूडेंट का क्या स्ट्रेंथ है हम्म। या वीकनेस है वो हम्म। पता चलता है। एंड राइट। उस हिसाब से हम उन्हें गाइड करके और उनके लिए कौन सा वे ऑफ टीचिंग यूजफुल है। हम्म। समझ में आ रहा है सर? मतलब यस। 1-to-1 टीचिंग का ना बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि इट इज फॉर वीक स्टूडेंट्स ओनली, कि जो बहुत पुअर है, बहुत वीक स्टूडेंट है तो उसके लिए ही हमें प्राइवेट ट्यूटर रखना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। ब्रिलियंट बच्चे के लिए भी पर्सनल ट्यूटर अगर है ना, तो उसके हिसाब, इट इज अ पर्सनलाइज कोचिंग ना, कि करेक्ट। आपके लिए क्या चाहिए। मतलब हमारे टेस्ट के हिसाब से हमारा रेसिपी कैसा होता है, हर घर का यस। अलग अलग। हाँ सेम उस। वे वो स्टूडेंट का कैपेसिटी क्या है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, और वीकनेसेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं राइट। सिंप्लीफाई करके, या बच्चे को उसके हिसाब से, अगर वो रट्टा मारने में अच्छा है तो उससे रटवाओ, अगर वो लॉजिक समझ के वो चीजों को एक्सप्लेन कर पाता है तो वैसे समझाओ। तो ऐसे होना चाहिए सर कि हर स्टूडेंट के हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ता है। राइट। अच्छा मैम, जैसे अभी एआई का जमाना आया हुआ है, तो उसके हिसाब से कभी आपने ऐसे ऑब्जर्व किया कि आपके बच्चे जो हैं, जैसे कि रेडीमेड आंसर्स के लिए टेक्स्ट बुक को यूज करने की जगह पे एआई का यूज कर रहे हैं या गूगल का यूज कर रहे हैं, कुछ शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से बेसिकली उनको मतलब बेनिफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है? मतलब किस तरीके से हो रहा है ये सारी चीजें अभी एआई के जमाने में? सी सर, अगेन इट इज, आई कैन से 50-50, हम्म। डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट, हाउ दैट स्टूडेंट इज यूजिंग एआई। राइट। ठीक है, हाउ मतलब वो किस वे में कर रहा है। जस्ट उसे कोई असाइनमेंट दिया है, उसने वो असाइनमेंट का टॉपिक डाल दिया एंड उसने एज इट इज कॉपी करके दे दिया, सो हमें बिना समझ में समझे। आता है ये बच्चे ने, हम्म। हाँ, बिना समझे। हम्म। सर, मेरा पर्सनल क्या बोलूं, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ कुछ बच्चों ने, हम्म। डू यू मीन टू से दिस, डू आई सिंप्लीफाई दिस, ये वो भी वाला भी असाइनमेंट में एज इट इज आया लिख है के। सर। अच्छा। यस, मतलब वो देखते ही नहीं है। क्या यू लिख वांट रहे मी टू मेक दिस इन अ पीडीएफ फॉर्म, डू यू वांट, मतलब आप समझ रहे हो कि बच्चे ने देखा ही नहीं है कुछ। हो? ओके सिंपली जस्ट। उसने डाला, आ गया, चलो प्रिंट निकाला, मैम को सबमिट। मैम, उन्हें लगता है कि हम कुछ देखते नहीं है, सो ऐसा है सर। ओके। देखो, एआई इज कंसिडर्ड, एआई एज अ असिस्टेंट, एआई इज नॉट योर बॉस, और करेक्ट। एआई इज नॉट योर टीचर, मतलब फिजिकल टीचर जो है ना, उन्हें रिप्लेसमेंट एआई नहीं है। राइट। आपको कुछ चीजों में असिस्टेंस चाहिए, आपको कुछ सिंप्लीफाई वे में, आपको बेटरमेंट करना है, आपको कुछ असाइनमेंट में और अच्छे से करना है, तब आप एआई का यूज करो। डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर वर्क एंड योर फाइनल रिजल्ट्स। बट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चे हाँ उस देखते ही तरह नहीं से। है, क्या लिख रहे सो हैं? ये ऐसे, वाइल असेसिंग पेपर्स एंड एवरीथिंग, नो सर, बहुत ऐसे हमें एक्सपीरियंसेस आते हैं कि बच्चों का ध्यान नहीं होता है, दे आर हाँ। जस्ट डूइंग इट लाइक ऐसे ही कॉपी पेस्ट। करना, देना है तो देना है, ये खाली सब है वर्क है सर। तो वर्क किसी तरीके से कंप्लीट करना है, उसका हाँ, क्या है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें खुद का बराबर। ब्रेन बिल्कुल यूज नहीं करना है, और ऐसे ब्रेन का फिर क्या होगा ना, आप यूज हम्म। ही नहीं कर रहे हो अपना ब्रेन। Right. आपके हिसाब से आने वाले 5 या 10 साल के बाद कौन सा एक स्किल बच्चे के पास होना जरूरी है, ताकि वो उसकी लाइफ में बेसिकली ग्रो करें? तो आपके हिसाब से ऐसा कुछ स्किल होना चाहिए कि उसके पास की, जो उसको लाइफ में आगे जाने के लिए, करियर या फिर स्टेबल होने के लिए किसी भी चीज में हेल्प हो सकता है, ऐसा कुछ स्किल होना चाहिए तो उसके अंदर? सी सर, अब देखा जाए तो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। आप हम्म। कितना भी टेक्नोलॉजी savvy हो जाओ या कितना भी आप एडवांस हो जाओ, हम्म। आई फील कि आपको आपका कम्युनिकेशन अच्छा आना चाहिए, मतलब सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, कि एटलीस्ट यू कैन कन्वे हम्म। आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। नहीं तो बहुत से बच्चों का ऐसा है ना, दे आर वेरी स्मार्ट विद द टेक्नोलॉजी, बट जब वाइवा का समय आता है दे आर लाइक कांट स्पीक एनीथिंग। तो हम्म। इतना भी आप मतलब स्क्रीन स्क्रीन से इतना पूरा इतना डिपेंडेंट मत होना फैमिलियर, चाहिए। यस, इतना डिपेंडेंट मत रहो। यू यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स, आपको आपका सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान दो, एंड ऑफ कोर्स जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है उस पे भी आप ध्यान दो। यू साइमल्टेनियसली हैव टू दो। बैलेंस द थिंग्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी कांट रिप्लेस ह्यूमंस। ह्यूमंस करेक्ट। ने सब चीजें बनाई है, तो वी हैव टू बी, ह्यूमन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन सर। यस इट्स नो करेक्ट मैम, एब्सोल्युटली राइट। अदरवाइज सारा चीज अगर एआई करना चालू कर दे तो ह्यूमन का क्या ही जरूरत पड़ेगी उसको सर यूज करते और थे। एक छोटा सा वेरी वेरी स्मॉल एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव। यस मैम। फेसबुक पे देखो आपके कितने फ्रेंड्स हैं, 1000, यस। 500 से ज्यादा तो सबके ही होते हैं। बट इमरजेंसी में या रियली आपको कुछ चाहिए हेल्प, तब आपके लिए कितने भागे दौड़े, मतलब फिजिकली कितने फ्रेंड्स आपके लिए आते हैं। राइट। तो दैट इज लाइक, इट यस इज यस। मतलब इससे क्लियर हो रहा है कि क्या ह्यूमन इम्पोर्टेंट ह्यूमन ही है। होता है हाँ, और ऑनलाइन या फिर डिजिटल वर्ल्ड अलग है, और एक्चुअल में जो फिजिकल हम यस। लोग एक दूसरे के साथ में जो टच कर रहे हैं वो अलग चीज हो जाता है। करेक्ट है। अभी हम लोग एक रैपिड फायर करेंगे मैम। मैं दो ऑप्शंस ओके। दूंगा आपको, एक सिलेक्ट करना है कि आपके हिसाब से कैसा है। ऑनेस्ट ऑनेस्ट या ऑप्टिमिस्टिक? ऑनेस्ट। ओके सर, ओके सर। हार्डवर्क होना चाहिए या स्मार्ट वर्क होना चाहिए बच्चों के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, स्मार्ट वर्क ना सर, सेकंड हाँ। ऑप्शन। यस मैम। स्मार्ट वर्क इन अ करेक्ट डायरेक्शन इज हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क भी चाहिए एंड हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए। ओके बीइंग अ टीचर मैं तो सर नहीं बोलूंगी कि सिर्फ स्मार्ट वर्क चाहिए। ओके ओके। कोचिंग तो फर्स्ट क्लासेस। प्रेफरेंस। यस मैम। हाँ। कोचिंग सॉरी क्लासेस सॉरी सर। बेहतर, यस कोचिंग क्लासेस बेहतर होते हैं या होम ट्यूशन बेहतर होते हैं आपको अब पर्सनल अगेन ओपिनियन। इट्स माय पर्सनल इज 1-to-1, सेकंड ऑप्शन। ओके। क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा रैपो बनने के बाद ना चीजें इजी हो जाता है, एनर्जी बच जाता है, या क्या बोलते हैं, जो हमारा मेन मोटिव है स्टूडेंट का इम्प्रूवमेंट, वो वो भूल अच्छा जाता है होता है। क्योंकि यस। पर्सनल अटेंशन मिलता है। राइट। यस। नोट्स बच्चों को यूज करने चाहिए या टेक्स्ट बुक यूज करनी चाहिए। सर ऑप्शंस आपके ऐसे हैं कि देखो, टेक्स्ट बुक्स तो आपको पढ़ने चाहिए ही चाहिए, पर टेक्स्ट बुक यूज करो, देन मेक योर ओन नोट्स, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम आप अपने बनाए हुए नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। रेडीमेड नोट्स के मतलब ऊपर लास्ट मत मिनट, जाइए। हाँ। यस यस, लास्ट मिनट आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। आप इनिशियली टेक्स्ट बुक पढ़ो, देन नोट्स। एक टॉपर जो होता है उसका एक ऐसा कोई एक हैबिट जिसकी वजह से वो टॉपर है, आपके हिसाब से क्या होगा। टॉपर मतलब जो गुड स्कोर कर पाता हाँ है। स्कोर, राइट हाँ स्कोर जिसका बहुत यस। होगा। प्रैक्टिस, 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 रिविजन, प्रैक्टिस रिवीजन। कंसिस्टेंसी, इन इन हम्म शॉर्ट। मतलब एक दिन 10 घंटा पढ़ाई किया, 10 दिन कुछ नहीं पढ़ाई किया, ये नहीं चलेगा। आप रोज एक एक घंटा करोगे तो वो आप टॉपर बन सकते हो। वीक स्टूडेंट। कंसिस्टेंसी। हाँ राइट। वीक स्टूडेंट को ऐसा कौन सा उसका हैबिट है जो छोड़ देना चाहिए जिसके वजह से वो वीक है या फिर बहुत ही पुअर है उसके सब्जेक्ट में। वीक स्टूडेंट देखो सर, वही अगेन आ जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कोई भी चीज का। हम्म तो कोशिश करो कि आप विदाउट हेजिटेशन, नहीं समझ में आया है वो चीजें पूछो आपके टीचर को, एआई को, एनीबडी, हम्म। बट गेट इट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बराबर आएगा, एंड आप वीक नहीं रहोगे। Okay. एक मैसेज आप पेरेंट को कुछ देना चाहो। पेरेंट्स के लिए सर आई फील, स्टूडेंट्स का, आपके किड्स का हम्म इंटरेस्ट देखो, उसका कैपेसिटी देखो, एंड डोंट प्रेशर योर किड। जो आपका कुछ सपना अधूरा रह गया उसके लिए आप किड्स को प्रेशराइज मत हाँ करो। बराबर यही करते हैं पेरेंट। राइट राइट। यस यस। हमारे फील्ड स्टूडेंट। में तो मोस्टली डॉक्टर्स ही सबको चाहिए बच्चे, और इंजीनियर्स ही चाहिए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर। स्टूडेंट के लिए एक मैसेज। स्टूडेंट के लिए सर वही, स्मार्ट वर्क रखो, हार्ड वर्क भी रखो। देर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग। जो यस मैम। अच्छा लगता है उसके लिए पूरा 100% दो। देखो, डिमांड हम बोलते हैं ना, इस चीज में डिमांड नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है। स्कोप आप में है। राइट। तो आप अगर लैंग्वेजेस लेके भी ग्रेजुएट हो, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स लेके भी डिग्री होल्डर हो, इट डजेंट मैटर। आप यस। खुद को कैसे बनाते हो, राइट। स्कोप आप में है। यू आर द स्कोप, यस मैम। एंड प्रेजेंट यूर सेल्फ दैट वे। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो आप भीड़ ही बन जाओगे। आपको भीड़ से अलग रहना है तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है। यस मैम। या सर, थैंक दैट यू मैम अपनी दैट इज माय मैसेज। आपका वैल्यूएबल टाइम देके बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए बताएं कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके सब्जेक्ट में बारे में बताएं कि आपके सब्जेक्ट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है,
बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस करी बहुत सारे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। देखते हैं कि कैसे लोगों का रिस्पॉन्स आता है इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। श्योर। थैंक यू सो मच सर।